दोस्तों ऐसा कल हमने कवर करा था कि किस तरीके से अमेरिकन लॉ मेकर्स बायपार्टिजन रिपब्लिकन डेमोक्रेट ये सारे के सारे पहुंचे धर्मशाला, वहां पे टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल से मिले और हिज होलिनेस द दलाई लामा से भी मिले। एक बात नैन्सी पेलोसी ने, पहले स्पीकर हुआ करती थी, नाउ ऑफ कोर्स शी इज नॉट द स्पीकर नाउ, नैन्सी पेलोसी ने एक बात बोली जो चीन के दिल के अंदर घुस गई और दिल में छेद कर दिया उसने। बात क्या थी वो दोस्तों? बात यह थी कि उन्होंने शी जिनपिंग को, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और लगभग चाइना के डिक्टेटर आप उनको कह सकते हैं, सीधा निशाना धरा और शी जिनपिंग को यह बोला कि जो दलाई लामा बैठे ना यहां पे, इनका मन साफ है, इनका मन सच्चा है, ये जिएंगे कई साल और जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे तो इनकी जो लेगेसी है, जो दुनिया को देकर गए हैं, सदियों सदियों तक दुनिया उसको याद रखेगी और इनको धन्यवाद बोलेगी कि आपने इंसानियत के लिए, आपने मानवता के लिए कुछ करा। लेकिन तुम शी जिनपिंग तुम मर जाओगे और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। दोस्तों ये डायरेक्ट अटैक शी जिनपिंग के ऊपर इतना कभी नहीं हुआ। लोग दाएं बाएं कह के निकल जाते हैं। नैन्सी पेलोसी ने क्या करा? एक कील ली, शी जिनपिंग के सर पे रखी और हथौड़ा से मार के कील ठोक दी। उसका एनकाउंटर हो गया। जस्ट इमेजिन, आप चाइना के सिटिंग प्रेसिडेंट को यह बोल रहे हो कि तुम एक दिन दुनिया से चले जाओगे और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। चाइना छटपटा गया वहां पे यार, चाइना छटपटा गया। चाइना ने बोला कि दलाई लामा गलत आदमी है और दलाई लामा ने ये स्प्लिटिस्ट है और ये सेपरेटिस्ट है और अलगाववादी है और ये है वो है फलाना ढिमका। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, हुआ क्या ना कि तिब्बत एक अलग राष्ट्र था। तिब्बत एक अलग राष्ट्र था। चाइनीज फौजें गईं और इन्होंने कैप्चर कर लिया तिब्बत को और बोला कि नहीं, तिब्बत हमारा इलाका है। जैसे ये भारत में गलवान के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, सेम चीज एग्जैक्टली ये लोग घुसे, पूरे तिब्बत को बोला कि अब से ये चाइना है। किसी ने रोका नहीं चाइना को, चाइना ने किसी को रोका नहीं। तो वहां पे बगावत हुई थी बड़े लेवल की तिब्बत के अंदर और तिब्बती सारे खड़े हो गए और उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। चाइना ने अपनी फौजें भेजी और हजारों तिब्बतियों को मारा और ये दलाई लामा की जान के पीछे पड़ गए। उस समय दलाई लामा की उम्र बहुत कम थी, ही वाज अ यंगस्टर, बहुत छोटे थे वो। तो दोस्तों जब दलाई लामा वहां से पलायन करके भारत आए तो पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उन्होंने बोला कि तिब्बती गवर्नमेंट है, तिब्बती गवर्नमेंट इन एग्जाइल उन्होंने मसूरी में सेट करी। धर्मशाला बाद में गए, वो साल भर पहले मसूरी में रहे। फिर मसूरी से सारे के सारे लोग अपना पूरा सामान लेके पहुंच गए धर्मशाला और तब से धर्मशाला में। मैंने ट्वीट भी करा था दोस्तों, मेरा ट्वीट देखिए सबसे पहले। अब मैं आपको बताऊंगा कि जियोपॉलिटिकली हो क्या रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्यों देश ये सब हैं, ये चीन के पीछे पड़ गए। कारण क्या है? ताइवान में कैटेगलान डायलॉग्स होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग्स होते हैं, बहुत बड़े कैटेगलान डायलॉग, दे आर वेरी फेमस। चाइना को हर समय भारत ने बोला है कि हां यार, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी हम मानते हैं। लेकिन भारत ने अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए दोस्तों। और वो ऑप्शंस क्या है? भारत ने पिछले साल 3 फॉर्मर चीफ्स को भेजा कि आप जाइए वहां पे। अच्छा, क्योंकि वो फॉर्मर चीफ्स हैं तो चाइना कुछ बोल भी नहीं पाया, चूं चूं करा चाइना ने थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना कुछ कर नहीं पाया। एडमिरल करमबीर सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल एम नरावने, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तीनों के तीनों पहुंचे ताइपेई, विच इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। और वहां पे इन लोगों ने पार्ट लिया, अपना जो भी भावनाएं अपनी बतानी थी, जो भी अपने मन की बात थी, इन्होंने करी। सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग्स हुए। ताइवान वाले बड़े खुश हुए कि इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा, वो भी इतना हाई पावर डेलीगेशन, फॉर्मर चीफ्स, हाल ही में रिटायर हुए थे फॉर्मर चीफ्स। ऐसा भारत ने क्यों करा दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान रखना, चाइना कभी खुश नहीं होगा। आप चाइना के साथ हर कॉम्प्रोमाइज कर दो, बुरे से बुरा क्या करोगे आप? बुरे से बुरा मैं कह रहा हूं, सबसे बुरा, दिल चीरने वाला क्या कहूं, आपने चाइना को बोला कि ये लो अरुणाचल प्रदेश, बोल दिया, ये लो लद्दाख, बोल दिया। चाइना बोलेगा हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए, चाइना बोलेगा हमें पंजाब और हरियाणा चाहिए, हमें हिमाचल प्रदेश। चाइना को सब कुछ चाहिए। ये भस्मासुर राक्षस है, इसको सब कुछ चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि ये हमारा, नहीं, इसको सब कुछ चाहिए। और काफी लोग
भारत में भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता फिर, क्योंकि सीधी भिड़ंत हो जाएगी और मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन ऐसे कई लोग हैं बड़े बड़े लोग जो कहते हैं यार चाइना से ना पंगा नहीं लेना चाहिए, चाइना को मत छेड़ो यार, चाइना। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, हमारी क्या कमी है, हमने अपने दिमाग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग में चाइना को 10 फीट टॉल कर दिया। 10 फुट लंबा है चाइना ये कर देगा, चाइना ऐसा कर देगा, चाइना कख नहीं कर रहा यार, क्या कर लेगा चाइना, क्या कर, ये पहले यही हुआ इन्होंने पाकिस्तान का बनाया था कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान करता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान, 26/11 भी करता है पाकिस्तान, पार्लियामेंट पे भी अटैक करता है पाकिस्तान, अक्षरधाम मंदिर पे भी अटैक करता है पाकिस्तान, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है, सब करता है पाकिस्तान, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम मार देगा। कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, क्या कर लिया पाकिस्तान ने, कर दिया बालाकोट, क्या कर लिया पाकिस्तान ने। यही कारण था कि हमें बोला कि कारगिल के ना पार आप मत जाओ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पार मत करना यार, उसको पार मत करना, क्योंकि 1998 में भारत ने भी एटमी धमाके करे थे और उसके कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके करे, तो पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करो। अच्छा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल में आ जाए हमारे इलाके में तो ठीक है, हमारे पास तो बम है ही नहीं, हमारे पास तो एटम बम है ही नहीं, हमारे पास तो दिवाली की फुलझड़ी है, जाहिर सी बात है। तो यार देखो, बात ये नहीं है, उस जमाने में अटल जी थे प्रधानमंत्री और अटल जी बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। लेकिन क्या होता है कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाले 15-20 लोग होते हैं इस मामले में, सर आप ये मत करो, सर ज्यादा हो जाएगा, सर आप चिंता मत करो, सर डोंट डू दिस, सर ये, सर वो। प्रधानमंत्री के भी एडवाइजर्स होते हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि अटल जी ने कुछ गलत करा, क्योंकि अटल जी ने ही तो पिछले साल यानी कि 1998 में एटमी ब्लास्ट करे थे। पूरी दुनिया से पंगा ले लिया उन्होंने, पूरी दुनिया से पंगा ले लिया, हमारे ऊपर सैंक्शंस आ गए। छोड़ के फ्रांस कौन सी ऐसी बड़ी इकोनॉमी थी जिसने भारत के ऊपर तनकीद नहीं करी, उंगली नहीं उठाई, सैंक्शन नहीं लगा। अमेरिका ने तो लगा दिया था सैंक्शन आपके ऊपर। दोस्तों सोचने वाली बात है, ये जो मन के वहम है ना, ये मन के वहम कभी दूर नहीं होंगे। आप सर के बल खड़े हो जाओ, मन के वहम दूर नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं समय आ गया है, अब चाइना से बातचीत हो जाए आमने सामने। आपने कोर कमांडर की टॉक करवाई चाइना के साथ, 17, 18, 19, 20 पता नहीं क्या, मैं तो आई लॉस्ट काउंट आफ्टर 13-14 टॉक्स के बाद तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया। मैंने बोला यार इससे कुछ होने नहीं वाला है, चाइना नहीं मानेगा आपकी बात। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बातचीट करते रहेंगे, चाइना के साथ नेगोशिएट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, कख नहीं निकलना, क्योंकि आज तक किसी का नहीं निकला। चाइना की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, ठीक है। जब चाइना को लगता है कि उसके पास ताकत नहीं है, चाइना ऐसे हो जाता है सर झुका के, चाइना गायब। जब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था दोस्तों, जब मैं शिपकिला का कंपनी कमांडर था, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था, चाइनीज सोल्जर्स बड़े आराम से दिखते थे हमें, हाँ 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 यस, हेलो हेलो हेलो, बस कहानी खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं थी वहां पे। वही चाइनीज सोल्जर आज आक्रामक हो गया। क्यों हो गया आक्रामक? ऐसा क्या बदल गया, या भारत ने कौन सी उनकी भैंस छीन ली जो ये आक्रामक हो गए? ये पैसा बोल रहा है भाई। एक जमाने में चाइना कमजोर था, तो जब चाइना कमजोर था, इनका एक व्हाइट पेपर निकला। उस व्हाइट पेपर में ये लिखा था, कीप क्वाइट, कीप योर हेड डाउन, चुप करो, बिल्कुल चुप, कुछ बोलना ही नहीं है। पूरी दुनिया को ये हिंट नहीं लगना चाहिए कि हमारे दिलों में क्या है, बिल्कुल चुप। चाइना बिल्कुल साइलेंट हो गया, जिसको कहते हैं ना फौज में बिलो द रडार। आपको पता ही नहीं चाइना में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं। ना चाइना ने बात करी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, ना चाइना बात कर रहा ताइवान की, ना चाइना बात कर रहा तिब्बत की, ना चाइना बात कर रहा और किसी टेरिटरी की। चाइना बात ही नहीं कर रहा किसी चीज की। और 25-30 साल तक चाइना एकदम चुप था दोस्तों, लाए डोगो, चुप शांत, कुछ मत बोलो किसी से। और अचानक एक दिन जब चाइना के पास पैसा आ गया, चाइना के पास कैपेबिलिटी आ गई, फिर चाइना ने लाउड एंड प्राउड वाली की चेस्ट थंपिंग की, हम चीनी हैं, हम ठोक देंगे दुनिया को। ये नियत होती है कौम की, हमें नियत समझनी चाहिए। मैंने जो ट्वीट करा था, ये देखिए ट्वीट दोस्तों। आपके पास जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है धर्मशाला में, उसको धर्मशाला से निकालने का वक्त आ गया दोस्तों, और उनको लाया जाए दिल्ली। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर सरकार ये करे ना, चाइना की नाक से लकीरें खींचना शुरू हो जाएंगी।
और यह करना जरूरी है। यह करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चाइना को खुश नहीं कर सकते। चाइना को आपकी जमीन चाहिए, चाइना को भारत निगलना है, चाइना यही चाहता है। और हमारे पॉलिसी मेकर जितना जल्दी ये समझ जाए उतना ठीक है। जो भी कहता है हम चाइना से, यार चाइना की ये कैपेबिलिटी, देखो सुनो, जो भी चाइना की कैपेबिलिटी है, और ये मैं मान रहा हूं कि हमसे ज्यादा ही होगी। हमसे ज्यादा उनके J-20 आ गया जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उनका ये आ गया, वो आ गया, चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, 5वां बना रहे हैं, 6ठा बना रहे हैं। ये सब ठीक है, राइट, ये सच है। लेकिन फिर ये भी तो बता दो हम क्या करें, हम क्या करें ये बताओ। और ये मेरा सवाल भारत के कुछ पॉलिसी मेकर से है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिसी, हम क्या करें ये तो बताओ ना यार। चाइना तो बनाता रहेगा, फिर आपको लगता है कि चाइना गलवान में रुक जाएगा? वो आज की तारीख में क्यों गलवान में रुका है? क्योंकि सच बात यह है कि जितने हमारे भाई इस दुनिया से गए उसके कहीं ज्यादा चाइनीज चले गए। चाइनीज 10 झूठ बोले लेकिन ये सही है, इसलिए चुप बैठा है। कुछ सालों से चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हरकत कुछ नहीं करी, कि आगे पीछे बस अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी। उनको पता है कि इंडियन आर्मी दोनों टांगे तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा देंगे। लेकिन ये मैटर कब तक चलेगा सोचिए जरा। कभी ना कभी चाइना दोबारा वापस आएगा। आप तैयार हैं? दोस्तों मैं बता रहा हूं, लड़ाई सिर्फ फौजियों के बीच नहीं होती, लड़ाई का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। आपके लोकसभा के चुनावों में चाइना ने इंटरफेयर करा। यह बात आपको फेसबुक बता चुका है, यह बात आपको गूगल बता चुका है, ये सब आपको बता रहे हैं कि चाइना ने किस तरीके से इंटरफियर करा भारत के चुनाव में AI यूज करके। मैं आपको आज 3 स्टेप बताता हूं दोस्तों, 3 स्टेप जिससे चाइना की चीखें निकल जाएंगी। 3 स्टेप है बस, आप ये करोगे ना, इनके नाक से खून निकल जाएगा। क्योंकि आपको करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ये मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि कैन डू, मैं बोल रहा हूं मस्ट डू। आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं, आपके पास जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है, दैट इज द टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल। सबसे बड़ा हुक्म का इक्का। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट दलाई लामा को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पर आपने कहां पे बैठा रखा है? धर्मशाला। क्यों? दूर रहेंगे यार, चाइनीज को बुरा नहीं लगना। अब बुरा लगना चाहिए चाइनीज को, अब वक्त आ गया कि चाइनीज को बुरा लगे। बुरा लगे, खून के आंसू पिया, यह बहुत जरूरी है। आप उनको धर्मशाला से लेकर आइए और चाणक्यपुरी बीच, मालचा मार्ग चाणक्यपुरी, जहां पे सारे के सारे एम्बेसीज है ना, उसके बीच में एक शानदार बिल्डिंग बना के, शानदार बड़ी बिल्डिंग, एक पूरा कैंपस बना के, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल। इससे होगा क्या दोस्तों? एक तो ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, दिल्ली में आ जाएंगे। धर्मशाला कौन जाके मिल रहा है यार, ये दिल्ली में आ जाएंगे, पहली चीज। इससे क्या होगा कि तिब्बत का जो इशू है, मुद्दा है, ये सडनली इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो तिब्बत को पसंद करती हैं या चाइना के खिलाफ हैं, ये लोग आएंगे, इनका कोई फंक्शन होगा, इनका कोई फंक्शन होगा, कोई भी एक्स फंक्शन होता है, नेशनल डे पे फंक्शन करते हैं, सारे एम्बेसीज करते हैं। जैसे हमारे भी एम्बेसीज या हाई कमीशन हमारे दुनिया भर में 15 अगस्त के दिन वहां पे फंक्शन होता ही होता है, लोगों को बुलाया जाता है। 26 जनवरी के दिन फंक्शन होगा ही होगा, बुलाएंगे। दिवाली होली के फंक्शन होते हैं, लोगों को बुलाते हैं। ये होता है, हर एम्बेसी करता है। अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपने जो इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल डे है, जिस कंट्री का जो है, जैसे किसी का नेशनल डे होता है, किसी का इंडिपेंडेंस, उसको प्रमोट करना, अपने खास दिन को प्रमोट करना, ये सारे एम्बेसी, सारे हाई कमीशन करते हैं। इन सब में इन्विटेशन होगा जो तिब्बत के लोग होंगे। आप समझ लीजिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है 2025 में, जो भी बने, मैं कह रहा हूं ट्रंप बने, बाइडेन बने, XYZ तीसरा बन जाए, नो प्रॉब्लम, वो इंडिया आ रहा है। वो बैठ रहा है बगल में, दलाई लामा बैठे हैं, नई दिल्ली में बैठे हैं, भारत मंडपम में बहुत बड़ा फंक्शन है, वहां पे दलाई लामा बैठे हैं, वहां पे जो बाइडेन या ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट है उनका वो बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन का आया, कोई यूनाइटेड नेशंस का आया, सडनली तिब्बत के बारे में। आपने तिब्बत को धर्मशाला में छुपा के, यू हैव डन ग्रेट डिसर्विस to this entire Tibet movement. You have done great disservice. They should be brought to the mainstream. Next, मैं बोलना चाहता हूं इसी पॉइंट का पार्ट 2, दलाई लामा को you must give him protocol of head of state. आपको प्रोटोकॉल देना चाहिए हेड ऑफ स्टेट, एक टॉप का बंगला विद टोटल सिक्योरिटी, टोटल मैन पावर, एवरीथिंग। और इसी फर्स्ट पॉइंट का तीसरा पार्ट, ब्रसल्स, जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन, विच इज द सीट ऑफ अमेरिकन पावर, लंदन, आप इन जगह में इनके ऑफिसेज रखिए, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल।
और कौन कौन लोग हैं जो परेशान हैं? ऑस्ट्रेलिया परेशान है चाइना से, जापान परेशान है चाइना से। आप उनको बोलिए कि आप जगह देंगे, इंडियन गवर्नमेंट फंड करेगी, हम बनाएंगे बिल्डिंग, हम बनाएंगे बिल्डिंग कैनबरा में, टोक्यो में, वहां पे तिब्बती होंगे। चाइना को पूरी तरफ से डिप्लोमेटिकली घेर के ठोको। प्रॉपर डेजिग्नेशन, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ठीक है। टिबेटन एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया, टिबेटन एम्बेसडर टू जापान, टिबेटन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टिबेटन एम्बेसडर टू फ्रांस, टू इटली, टू जर्मनी। यह पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट मैं आपको यह बताता हूं कि जहां पे जो चाइनीज है ना, इनको मारना है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के ऊपर प्रेशर डालो कि जो भी चाइनीज सामान है, मैं ये नहीं कह रहा मत बेचो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत बेचो, आप बेचो, अगर आपकी मजबूरी है आप बेचो, लेकिन उसके आगे चाइना का फ्लैग होना चाहिए, और लाल सा जो उनका है धब्बा सा। आप कोई भी चीज, आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, अगर वो मेड इन चाइना है तो अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, या जो भी प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ अमेजॉन की बात नहीं कर रहा, जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे, क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई नहीं ढूंढता, वो तो मुझ जैसे लोग हैं हु वांट टू अवॉइड बाइंग चाइनीज मटीरियल या चाइनीज स्टफ, वो जाके ढूंढते हैं। लोग थोड़ा ना ढूंढते, वो कहते हैं अच्छा अच्छी डील मिल रही है, इतना % डिस्काउंट है, बाय। लेकिन अगर आप वहां पे चाइनीज फ्लैग लगा देंगे, या ऊपर हर एक प्रोडक्ट के बिल्कुल फोटो, क्योंकि लोग फोटो देखते हैं, हर एक प्रोडक्ट के आप ऊपर लिख देंगे फोटो के पास मेड इन चाइना, और चाइना का फ्लैग लगा देंगे, लोग समझ जाएंगे। आपके चाइना के सेल मैं बता रहा हूं 30-40% वैसे ही कम हो जाएंगे, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिकली चाइना को मारना। और तीसरी चीज, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पोस्ट कमांडर्स हु आर एग्रेसिव। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फौजी चीज है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन पोस्ट कमांडर्स हु आर नोन फॉर देयर एग्रेशन, पोस्ट देम ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आप चाइना को देखो, सुनो, इन्होंने गलवान करा, आपने तो शुरुआत नहीं करी थी, ठीक है। ये लोग, आपने वो भी वीडियो देखा जहां पे सिख लाइट इन्फेंट्री ने बजाया था बैंड अच्छी तरीके से, मार मार के सुअर बनाया था चीनियों को, लेकिन आया कौन था? आया कौन था सामने? यही लोग आए थे ना। सिख लाइट इन्फेंट्री के लोग तो नहीं घुसे थे चाइना में, यही लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्होंने मारा उनको। डोकलाम में क्या हुआ? इन लोगों ने ये आने की कोशिश करेंगे, आप अच्छा बनो, बुरा बनो, भले बनो, बुरे बनो, दीज पीपल विल ट्राई टू एंटर इंडिया, क्योंकि यही इनका प्लान है। अब आपके ऊपर है, आपको बोलना है कि अच्छा बने रहो, हो सकता है चाइना के हृदय परिवर्तन हो जाए, या तो आपको ये स्टोरी सुनानी है, और भैया अगर ये स्टोरी नहीं सुनानी है तो समझ लो इनको ठोकने का वक्त आ गया। अग्रेसिव कमांडर्स हैं जो देखते हैं चाइना को वहीं पर ठोको। अच्छा कर क्या देगा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं कह रहा हूं इसमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं कि चाइना के इतने एयरक्राफ्ट हैं, हमारे इतने इतने उतने उतने, कुछ नहीं इतने उतने। दुनिया ऊब गई है चीन से, एंड इसमें दिस लीडरशिप पोजीशन बिलोंग्स टू इंडिया। ग्लोबल साउथ का सिर्फ यह मतलब नहीं है दोस्तों कि हम उनको लोन दे दें, उनके लिए पीने का पानी, ये भी बहुत जरूरी है, वैक्सीन देना जरूरी, पीने का पानी, खाना, ये सब बहुत जरूरी है ग्लोबल साउथ में। लोन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिलिट्री लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। मिलिट्री लीडरशिप। चाइना आपको चैन से नहीं जीने देगा। जब 1967 में नाथुला में जनरल सगत सिंह ने चीनियों को मारा था, और दौड़ा दौड़ा के चीनियों को मारा था, तब ये इतने दशकों तक शांत रहे थे। इनके सपनों में आता है जनरल सगत सिंह, ठीक है, इनको जनरल सगत सिंह वाली डोज चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, मानिए मेरी बात। तो आप इनको डिप्लोमेटिकली घेरिए, टिबेट, ब्रिंग धर्मशाला टू न्यू दिल्ली, गिव दम कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इनके ऑफिस टिबेटन बच्चों को आप ट्रेन करिए, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, और इनको फंड करिए। आप जाओ हार्वर्ड में लेक्चर दो, आप कैम्ब्रिज में लेक्चर दो, आप जाओ बड़ी बड़ी यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दो। टेल पीपल अबाउट टिबेट। टिबेट के बारे में लोग जानते हैं, पीपल नो, पीपल वांट टू नो मोर। डिप्लोमेटिकली आप ये करिए, और बाकी डिप्लोमेसी में, ग्लोबल डिप्लोमेसी में इनको प्लग इन करिए नई दिल्ली के थ्रू, पहली चीज। और बाकी जो इनके ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, ब्रसेल्स में बन रहा है, टोक्यो में बन रहा है, वॉशिंगटन में, यहां वहां, पहली बात। दूसरी चीज, सिस्टमैटिक बॉयकॉट ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट एंड मटीरियल थ्रू इंफॉर्मेशन। हम सरकार को यह नहीं कह रहे कि आप चाइनीज मटीरियल बैन कर दो, नो।
आप चाइनीज मटेरियल बैन आज की तारीख में नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पे हमारे कुछ उद्योगपतियों ने धंधा बना रखा है कि चाइना से माल लो, यहां पे ठप्पा लगा के बेचो सस्ते में। वो भी 100 200 500 लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। ओ भाई, वो जो मजदूर है गरीब, उसकी क्या गलती है यार? उसकी क्या गलती है? गलती तो उद्योगपति की है। लेकिन अगर आप उसको बैन कर दोगे, वो लोग घर पे बैठ जाएंगे, उनके परिवारों का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ऐसे मत करो, बैन मत करो। बस Amazon, फ्लिपकार्ट और भी बड़े बड़े जो आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, दुकानों के आगे जो दुकानदार हैं, माथे पे, हम लोग जब मैं रिटेल में था तो ये लोग कहते थे सर माथे, यानी कि द फ्रंट ऑफ द शॉप, उसको कहते हैं माथा। दुकानदार भी लगाएं। मैं दुकानदार भाइयों से बोलूंगा आप भी लगाओ, बताओ कम से कम ये चीनी माल है। ऐसे लोगों को पता नहीं लगता चाइना का वहां पे छोटा सा माल के ऊपर झंडा होना चाहिए। जो भी फोन बन रहा है ना, चाहे वो इंडिया में बन रहा हो, चाहे वो भारत में फोन बन रहा हो, उसके ऊपर होना चाहिए। जो भी कार बन रही है उसके ऊपर होना चाहिए कि भैया चाइनीज है। आप बताओ लोगों को, आप ये मत बोलो कि आप खरीदो मत खरीदो, डोंट टेल देम दिस, जस्ट पुट द चाइनीज फ्लैग। मैं आपको बता रहा हूं 20-30% इनकी सेल गिरेंगी क्योंकि लोग इनसे बड़ा पक गए। और तीसरी चीज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, कुछ होते हैं ना डेयरिंग डैशिंग वाले, तोड़ दो काट दो। दोस्तों, लोग कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होता, वैसे ऐसे ही होता है। मैं फिर कहूंगा, आप जरा इतिहास पढ़ लेना। राजस्थान के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आप जनरल सगत सिंह का इतिहास पढ़ लेना। चाइना आज भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बाप बाप करके भागता, उनके सपने में आता है जनरल सगत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा छोटा सा रिकमेंडेशन था चीनियों को औकात दिखाने का। अब आते हैं सवाल और जवाब पर। सुकांता मंडाल, हाय सर, केमन आछे? भालो आछे, मुझे इतनी बंगाली आती है, सॉरी इससे ज्यादा नहीं आती। सुकांता मंडाल जी, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, पिछले 3 साल से जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूं और आपके चैनल से थैंक यू वेरी मच। मेरा आपसे सवाल है, क्या तिब्बत कभी इंडिया का पार्ट बन सकता है? और जैसे इंडियन पार्लियामेंट पीओके को इंडिया का मानती है, वैसे तिब्बत को इंडिया का पार्ट नहीं मानते? थैंक यू, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा सुकांता भाई, स्टोरी ऐसी है कि तिब्बत कभी भारत का हिस्सा था नहीं, ठीक है। हां, डोगरा फोर्सेस गई थी तिब्बत तक, यह बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है, गई थी। तिब्बत में हमारा इन्फ्लुएंस रहा है क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया से गई तिब्बत, यह भी बात सच है। लेकिन तिब्बत को क्यों अपना एरिया बनाना है? वाई? इसका क्या लॉजिक है? नहीं, तिब्बत शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, free from China. Yes, we should have excellent relations with Tibet when it becomes a country, independent country. But should Tibet be part of India? Absolutely not. Zero. There is no reason. उनको अपना देश, लोग मुझसे कहते हैं should बलोचिस्तान be? Why? The Baloch are a proud people, they are a free people. आजाद लोग हैं यार, गैरतमंद लोग हैं, उनको उनका मुल्क मिलना चाहिए, मुल्क मिलना चाहिए। और सिर्फ जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान वो नहीं, जो ईरान में बलूचिस्तान वो भी उनको मिलना चाहिए। पूरा बलूचिस्तान, मुकम्मल बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क होना चाहिए, पाकिस्तान की बर्बरियत से अलग हटा के उनको। इंडिया शुड रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान लेटर ऑन व्हेनेवर इट हैपेंस एज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। बलूचिस्तान कैन नेवर बी पार्ट ऑफ इंडिया, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। उनकी जमीन है यार, हमारा हक थोड़ा ना बनता है। एनीवे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।